पार्ट नंबर 43, पेशकश मीरे कारवान। मैंने उसकी नाव के बीच घुटने की जोरदार ज़रब लगाई। वो उछल पड़ा। मुझे अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने का मौका मिल गया। देशमुख जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की तो मैंने उस पर छलांग लगा दी। उसकी टांग मेरे हाथ में आ गई थी, लेकिन उस वक्त तक प्राण और संपत इन दोनों ने बैक वक्त मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैंने लौट लगाकर बचने की कोशिश की थी, लेकिन संपत ने मुझे छाप लिया। ना सिर्फ उसने मुझे छाप लिया, बल्कि वो मुझे बुरी तरह रगेद रहा था। एक मौके पर मुझे दांव लगाने का मौका मिल गया। मैंने एक टांग समेट कर पैर उसके पेट पर जमा दिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। मैंने उसे पूरी कुव्वत से उछाल दिया। वो दीवार से टकरा कर गिरा। करीब ही वो लड़की भी दीवार के साथ सिमटी खड़ी थी। उसने अपने दोनों बाजू सीने पर लपेट रखे थे और उसके मुंह से खौफजदा आवाजें निकल रही थीं। देशमुख और प्राण कमरे से निकल चुके थे। मैंने उठकर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। मैंने कोशिश की तो संपत ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। उसने पुश की तरफ से बायां बाजू मेरे गले पर लपेट दिया और दाएं हाथ से मेरे पहलू पर जोरदार घूंसा मारा। हर ज़रब मुझे बराह रास्त गुर्दे पर लगती हुई महसूस हो रही थी। मैंने अपने दोनों हाथ उसकी बाजू पर जमा दिए और गले पर उसकी गिरफ्त ढीली करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी गिरफ्त खासी मजबूत थी। मेरा नरहरा दब रहा था और सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैंने उसके बाजू पर दोनों हाथ जमाए, आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकने लगा। इस तरह संपत मेरी पुश्त पर लदता चला गया और फिर मैं घुटनों को झुकाता हुआ एक झटके से आगे झुका। संपत मेरे ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश के बल नीचे गिरा। मैं एक हाथ से गला सहलाता हुआ बड़ी तेजी से उठ गया, लेकिन संपत ने लेटे लेटे ही टांग चला दी। ठोकर मेरे घुटने के पीछे लगी और मैं भद से नीचे गिर गया। उसी वक्त बाहर किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने और बंगले का गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। देशमुख भाग रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई तो संपत मुझसे लिपट गया। हम एक बार फिर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कमबख्त जोंग की तरह मुझसे लिपटा हुआ था। मैंने कोहनी से उसके सर पर 2-3 ज़रबे लगाई। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं उसे एक तरफ धकेल कर उठ गया, लेकिन संपत ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। वो एक बार फिर मेरी तरफ झपटा। इस मर्तबा मैंने बड़ी तेजी से नीचे झुककर उसे हाथों पर उठा लिया और ऊपर से पूरी कुव्वत से उछाल दिया। नीचे गिरते हुए संपत का सर दीवार से टकराया। उसके मुंह से खौफनाक चीख निकली और वह जमीन पर ढेर हो गया। मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जब मैं बरामदे वाले दरवाजे से निकला तो सुर्ख रंग की एक कार बंगले के गेट से निकल रही थी। मैंने उसके पीछे दौड़ लगा दी, लेकिन कार बड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई और जब मैं गेट पर पहुंचा तो कार तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई तकरीबन 50 गज दूर जा चुकी थी। उसकी अकबी सुर्ख बत्तियां लम्हा बलम्हा दूर होती जा रही थी। कार के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं था। मैंने मुड़कर बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी और जब मैं शोभा वाले कमरे में दाखिल हुआ तो एक झटके से रुक गया। मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। बेड खाली था। वो कमबख्त देशमुख शोभा को कार में डालकर ले गया था। मैं आहट सुनकर एकदम पलटा। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताहिर हो जाती तो मेरी जिंदगी का खात्मा हो चुका होता। संपत हंजर ताने धाड़ता हुआ मेरी तरफ लपका था। उसका सर और चेहरा खून में तर हो रहा था। उसके हाथ में मेरा ही हंजर था। उसने जैसे ही हमला किया मैंने उसका वार रोक लिया। उसकी कलाई मेरे दोनों हाथों की गिरफ्त में आ गई। मैंने पूरी कुव्वत से बाएं तरफ झुकाई देते हुए जोरदार झटका दिया। वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरा। हंजर भी उसके हाथ से निकल गया था। मैंने संपत को हिलने का मौका नहीं दिया और बेड पर चढ़कर उसकी गर्दन दबोच ली। वो कहाँ गए हैं, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मेरे हलक से गुर्राहट से निकली। संपत मुझसे ज्यादा कदावर और ताकतवर था, लेकिन उसकी गर्दन मेरे महसूस दाव की गिरफ्त में थी।
वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब नहीं हो सका। मैंने उसकी गर्दन को हल्का सा झटका दिया। वो चीख उठा। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। मैं एक बार फिर घबराया। बताऊँ वो कहाँ गया है, वरना एक ही झटका बताता हूँ। वो चीहा। मैंने उसकी गर्दन पर दबाव जरा से कम कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि देशमुख यहाँ है? वो रुक रुक कर बोला। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देने में कोई हर्ज भी नहीं समझता। सबसे पहले मैंने हरिद्वार में राधन का सुराग लगाया। वो भी अपने आप को बड़ा बदमाश समझता था। उसने सोनिया को मार दिया। वही लड़की देशमुख ने उसके हवाले की थी। मैं सोनिया की मौत के असल जिम्मेदार देशमुख को ही समझता हूँ और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राधे ने भी तुम्हारी तरह अड़ी की थी और उसे भी अपने गुरकू पर बड़ा घमंड था, लेकिन 3 आदमी ज़ाया करवाने के बाद उसने बताया कि तुम लोग इस तरफ आए हो। तुम दोनों रात भर जंगलों और पहाड़ों में सफ़र करते हो और हम लोग भी आज सुबह यहाँ पहुँच गए थे। 1 घंटा पहले एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए परान मेरी नज़रों में आ गया। मैं इसे नहीं पहचानता था, लेकिन मुझे देखकर वो इस तरह बदहवास हो गया जैसे उसने भूत देख लिया हो। मुझे इस पर शक हुआ। मैं उसका पीछा करता हुआ यहाँ पहुँच गया। मुझे अफसोस है, देशमुख बचकर निकल गया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बताओ वो कहाँ गया? मैंने एक बार फिर उसकी गर्दन पर दबाव डाल दिया। बताता हूँ। वो एक बार फिर चीहा। मैंने दबाव कम कर दिया। वो रुक रुक कर बोला। यहाँ उसका कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। वो नैनीताल की तरफ निकल गया होगा। वहाँ भी उसका कॉटेज है, वो वहीं गया होगा। नैनीताल में किस जगह और कॉटेज कहाँ है? मैंने पूछा। वो रुक रुक कर कॉटेज का पता समझाने लगा। मुझे इत्मीनान हो गया जब कि वो झूठ नहीं बोल रहा, तो मैंने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। वो बुरी तरह मचलने लगा, लेकिन मैंने उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ा जब तक उसकी गर्दन की हड्डी नहीं तोड़ दी। मैं उसे छोड़कर वहाँ से बेड से कूद गया। वो कटे हुए बकरे की तरह बेड पर पड़ा तड़पता रहा, फिर नीचे गिर गया। मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसी कमरे में आ गया जहाँ सबसे पहले उन दोनों का सामना हुआ था। शराब की 2 बोतलें और गिलास कालीन पर लुढ़के हुए थे। मैं आगे बढ़ गया। वो लड़की दरवाजे के पीछे दीवार के साथ बैठी थर थर कांप रही थी। खौफ की शिद्दत से उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था। मुझे हैरत थी कि वो मौके से फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग क्यों नहीं गई थी। ए उठो, तुम कौन हो और इनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने उस लड़की की तरफ देखते हुए तेज लहजे में बोला। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, लड़की हकलाई। ये लोग तो मुझे शहर से लेकर आए थे 1 रात के लिए। ओ, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो कॉल गर्ल थी। अल्मोड़ा जैसे तफरीही मकामात पर ऐसी औरतों की कमी नहीं होती जो शिकार की तलाश में रहती हैं। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मैंने ये कहते हुए इधर उधर देखा। उस कमरे में मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। वो दूसरे कमरे में है, उसने जवाब दिया। चलो कपड़े पहनो जाकर, मैंने कहा। वो बमुश्किल उठकर खड़ी हो सकी। खौफ से उसकी टांगें कांप रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ी लड़खड़ा गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, वरना वो गिर पड़ती। मैं उसे कमरे से बाहर लाउंज में ले आया। वो दाएं तरफ मुड़ी तो मैं भी उसका बाजू पकड़े उसके साथ ही मुड़ गया। ये वो कमरा नहीं था जिसमें मैंने संपत की गर्दन मरोड़ी थी। ये भी एक बेडरूम ही था। बिस्तर पर उस लड़की के कपड़े बिखरे हुए थे। वो बेड के किनारे बैठ गई और कपड़े उठा उठा कर पहनने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं कमरे में खड़ा इधर उधर देख रहा था। एक खूंटी पर मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। ये यकीनन देशमुख का कमरा था और वो कपड़े भी उसी के थे। एक खूंटी पर मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। ये यकीनन देशमुख का कमरा था और वो कपड़े भी उसी के थे। मेरी शर्ट खून आलूद थी। मैंने अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक दी और खूंटी से देशमुख के नीले रंग की एक टी-शर्ट उतारकर पहन ली। वो लड़की भी कपड़े पहन चुकी थी। वो इस वक्त तक अपने आप पर बड़ी हद तक काबू पा चुकी थी। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ रहती हो? मैंने पूछा। मेरा नाम सोना है और मैं मिस वर्मा के गेस्ट हाउस में ठहरी हुई हूँ।
उसने जवाब दिया, गेस्ट हाउस में। मैंने उसकी तरफ देखा। इसका मतलब है कि यहाँ की रहने वाली नहीं हो। मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। गर्मियों के सीज़न में कभी नैनीताल और कभी यहाँ आ जाती हूँ, उसने जवाब दिया। उसका बदन अब भी होले होले कांप रहा था और आवाज़ में भी कपकपाहट थी। उसके बारे में मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो तवाइफ थी जो शिकार की तलाश में घूमती रहती थी, मगर इस मर्तबा खुद शिकार हो गई थी। वो यकीनन देशमुख के बारे में कुछ नहीं जानती होगी, इसलिए मैंने उससे कुछ पूछा भी नहीं। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। लाउंज से मुल्हिक बावर्ची खाने में पानी का मटका रखा हुआ था। मैंने एक गिलास में पानी उंडेला और दोबारा उसी कमरे में आ गया। वो अब भी बेड के पट्टी पर बैठी हुई थी। लो पानी पियो और यहाँ से चलने की तैयारी करो। मैंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। यहाँ एक लाश भी पड़ी है और हम ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। वो गिलास पकड़ चुकी थी। लाश का सुनते ही उसका हाथ कांपने लगा। पानी छलक कर उसके कपड़ों पर गिरा। मैंने जल्दी से गिलास पकड़कर उसके होंठों से लगा दिया। चंद घूंट पीने के बाद उसने गिलास मुंह से हटा दिया। खौफ से उसके चेहरे पर एक बार फिर पिलाहट बढ़ गई। उसे अपनी हालत संभालने में मजीद 10 मिनट लग गए थे। मैं उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले आया। गेट के करीब पहुंचकर मैंने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और तेज कदम उठाता हुआ उस कमरे में आ गया जहां संपत की लाश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था। जुबान बाहर को निकली हुई थी और आंखें भी अपने हलकों से उबली हुई थी। मैं इधर उधर देखने लगा। मेरा हंजर बेड पर एक तरफ पड़ा हुआ था। मैंने हंजर उठाकर पिंडली पर बंधे हुए फीते में अड़सा और बाहर निकल आया। बंगले के तमाम दरवाजे और कॉटेज का गेट भी मैंने खुला ही छोड़ दिया। कुर्बो जवार में अगरचे बहुत सारे कॉटेज और बंगले थे, मगर किसी को देशमुख वाले कॉटेज में इस हंगामे की खबर नहीं हुई थी। दौलतमंद लोग ऐसी जगहों पर अय्याशी के अड्डे बनाते हैं ताकि कोई भी उनके रंग में भंग न डाल सके। हम शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलते रहे। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो डर रही थी। पुलिया पार करने पर थोड़ी ही देर बाद सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी। हेडलैम्प्स की तेज रोशनी से मेरी आंखें चुदे आ गई। कुछ सुस्त रवि से थोड़ी दूर जाकर वो गाड़ी हमारे करीब से गुजर गई। गाड़ी के अंदर की बत्ती भी जल रही थी। पिछली सीट पर 2 औरतें और एक आदमी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। चढ़ाई चढ़ते हुए सोनाली हाँप रही थी। बिलाहिर आधे घंटे बाद हम पुख्ता सड़क पर उस जगह पहुंच गए जहां से एक रास्ता मेरे गेस्ट हाउस की तरफ और दूसरा शहर की तरफ जाता था। मेरे ख्याल में इस वक्त 11 बजे थे और शहर की तरफ रोशनियां जगमगाती हुई नजर आ रही थीं। मेरा ख्याल है अब तुम अपने गेस्ट हाउस की तरफ अकेली जा सकती हो, मैंने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपने कमरे में जाकर आराम करो। इस बंगले में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अगर किसी से कुछ कहोगी तो खुद ही फंस जाओगी। हो सकता है कि तुम्हें कत्ल के इल्जाम में धर लिया जाए। बेहतर है कि सुबह पहली बस से यहाँ से निकल जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने मेरा हाथ छोड़ने के बजाय गिरफ्त मजबूत कर दी। मुझे आगे तक छोड़ाओ, चलो, मैंने कहा। उसने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ रखा था, जैसे अंदेशा हो कि मैं उसे छोड़कर भाग जाऊंगा। अल्मोड़ा में कई नाइट क्लब थे जिनके बाहर रंग बिरंगी बत्तियां जगमगा रही थी। इस वक्त अगरचे 11 बज रहे थे। मैं होटल और रेस्टोरेंट्स के सामने से गुजर रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद हम एक और सड़क पर मुड़ गए और बिलाहिर एक गेस्ट हाउस के सामने रुक गए। मैंने जो कुछ कहा है उसे जहन में रखना, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाओ। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे मशवरे पर ज़रूर अमल करूँगी। सोनिया के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट आ गई। सोनाली के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई थी। मैं तो समझी थी कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे, लेकिन तुम वाकई अच्छे इंसान हो। मुझसे हमदर्दी करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन क्या तुम बताओगे नहीं कि किस्सा क्या है? वो औरत कौन थी जो इस बंगले में बेहोश पड़ी थी? और देशमुख से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं,
मैंने आहिस्तगी से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। अब तुम जाओ, और अगर मुसीबत से बचना चाहती हो तो मेरी बातों का ख्याल रखना। मैं वापस चल पड़ा। तकरीबन 50 गज आगे जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा। सोनाली अब भी वहीं खड़ी थी। मैं तेज से कदम उठाता हुआ चलता रहा। जब मैं अपने गेस्ट हाउस पहुंचा तो 12 बज चुके थे। कमरे का दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो बमला सामने ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे कंबल ओढ़ रखा था। मुझे देखते ही वो उठकर मेरी तरफ लपकी। कंबल उसके ऊपर से हट गया। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर मेरे होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उसने पिस्तौल बेड पर फेंक दिया और आगे बढ़कर मुझे टटोलने लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। लेकिन तुम? मैं किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार बैठी थी। उसने कहा, मैंने तय कर लिया था कि जैसे ही कोई अंदर दाखिल हो मैं उसे गोली मार दूंगी। इसीलिए मैंने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया था ताकि मुझे अपनी जगह से उठना ना पड़े। लेकिन तुम? ये शर्ट? मेरी शर्ट पर खून के धब्बे लग गए थे, इसलिए मैंने तब्दील कर ली। मैंने जवाब दिया। ओह, वो बोली, शोभा का पता चला? हाँ, मैंने जवाब दिया। देशमुख उसे इंजेक्शनों के जरिए मुसलसल बेहोश रखे हुए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है मैं उसे छुड़ा नहीं सका। देशमुख उसे लेकर फरार हो गया है। तुम भी अपनी चीज़ें समेट लो, हम नैनीताल जा रहे हैं। इस वक्त? आधी रात को? बमला ने मेरी तरफ देखा। हाँ, इसी वक्त, मैंने कहा। देशमुख भी नैनीताल ही गया है। मैं उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता। बमला अपनी चीज़ें समेटने लगी और मैं इस वाक़े की तफसील बताता रहा। आधे घंटे बाद हम इस गेस्ट हाउस से निकल रहे थे। मैंने गेस्ट हाउस के मैनेजर को बताया था कि हमें एक होटल में जगह मिल गई है जहां हमारे कुछ और जानने वाले भी ठहरे हैं। अल्मोड़ा में भी लातादाद मंदिर और आश्रम थे। शहर से बाहर एक मंदिर के करीब पहुंचते ही गाड़ी का इंजन फिर गड़बड़ करने लगा। मंदिर से कुछ दूर गाड़ी रुक गई। मैंने डैशबोर्ड पर मुख्तलिफ डायल्स को चेक किया और फिर नीचे उतरकर बोनट उठा दिया। रेडिएटर में पानी नहीं था, भाप उठ रही थी। ये भी गनीमत था कि हमने ज़्यादा फासला तय नहीं किया था, वरना इंजन सीज भी हो सकता था। मैंने बोनट खुला छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। आसपास अगर कोई नदी थी भी तो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने डिक्की में से खाली डिब्बा निकाल लिया और बमला को वहीं बैठे रहने का इशारा करता हुआ मंदिर की तरफ चल दिया। सड़क से तकरीबन 50 गज हटकर बहुत बड़ा मंदिर था। गेट अगरचे बंद था, मगर सामने बत्तियां जल रही थी। सड़क से एक पुख्ता रास्ता मंदिर तक चला गया था। मैं मंदिर के सामने रुककर इधर उधर देखने लगा और फिर एक आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। ये आवाज़ मेरे अकब से आई थी। मैं तेजी से उस तरफ मुड़ गया। क्या देख रहे हो मूर्ख? किस चीज़ की तलाश है? वो दराज का मत हट्टा कट्टा पुजारी था। उसके एक हाथ में त्रिशूल भी था। वो पुजारी न जाने किस तरफ से निकल के वहां आ गया था। जल महाराज, मैंने कहा, हमारी गाड़ी के रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है। मैं पानी की तलाश में इस तरफ आया हूँ। धरना है ना, यहाँ नदी है, वहां तुम्हें जल मिल जाएगा। उसने एक तरफ इशारा किया। कहाँ से आए हो और कहाँ जाने का इरादा है? हम नैनीताल जा रहे हैं महाराज। एक इमरजेंसी है, हमारा सुबह से पहले वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैंने जवाब दिया। नैनीताल जाने का ये रास्ता बंद हो गया है मूर्ख, पुजारी ने कहा। आज शाम से ज़रा पहले यहाँ से 20 मील आगे पहाड़ी का एक तोदा सड़क पर गिर जाने से रास्ता बंद हो गया है। उसे साफ करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। ओह, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। कोई और रास्ता नहीं है महाराज? है, दूसरा रास्ता है। पुजारी ने सर हिलाया। यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे चले जाओ, वहाँ एक रास्ता पहाड़ियों में से जाता हुआ मिलेगा। वो रास्ता अगरचे ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जाकर वो कच्चा रास्ता पक्की सड़क से मिल जाता है। वो सड़क नैनीताल की तरफ ही चली जाती है। इस तरह तुम्हारा सफ़र अगरचे तवील हो जाएगा, मगर तुम्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मैंने पुजारी का शुक्रिया अदा किया। कुछ दूर दरख्तों के झुंड में जाकर नदी से डब्बे में पानी भरा और कार की तरफ वापस आ गया। रेडिएटर में पानी डालने के बाद मैंने बमला को सूरत हाल से आगाह कर दिया।
इंजन ठंडा होने तक हमें कम से कम आधा घंटा वहीं खड़ा रहना पड़ा और फिर मैंने बोनट बंद कर दिया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को वापस घुमाया। 2 किलोमीटर पीछे आकर वो रास्ता तलाश करने में दुश्वारी पेश नहीं आई। गुंजान दरख्तों में घिरा हुआ वो कच्चा रास्ता झाड़ियों से पटा हुआ था। झाड़ियाँ दबी हुई थीं। अंदाज़ा होता था कि पहले भी यहाँ से कुछ गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं। कार की रफ्तार बहुत कम थी और मुसलसल झटके लग रहे थे। 5 किलोमीटर का ये फासला कोई आधे घंटे में तय हुआ और बिलाहिर हम पुख्ता सड़क पर पहुंच गए। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। बहुत ही गुंजान और खौफनाक सफ़र था। तकरीबन 2 घंटों बाद हम मुख्तसार पहुंच गए। रात के इस समय तारीकी और सन्नाटे में सारा इलाका डूबा था। बगैर रुके हम इस कस्बे से निकल गए। मज़ीद 2 घंटों के बाद हम बेवाली नामी कस्बे में पहुंच गए। रात का आखिरी पहर था और यहाँ भी सन्नाटा था। हम बेवाली नामी कस्बे में पहुंच गए थे। ये रात का आखिरी पहर था और यहाँ भी सन्नाटा था। बेवाली से एक सड़क गोदाम और दूसरी नैनीताल की तरफ जाती थी। मैंने कार का रुख नैनीताल की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। ये रास्ता ज़्यादा दुश्वार और ख़तरनाक था। मैं कई घंटों से मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग और रात को जागने की वजह से मेरी हालत बड़ी खस्ता हो रही थी, लेकिन मैं अपने आप को संभाले हुए था। सुबह 7 बजे के करीब हम नैनीताल के नवा में पहुंच गए और एक और आशर्म से ज़रा आगे एक रेस्टोरेंट के सामने मैंने कार रोक ली। देशमुख पर हमला आवर होने से पहले मैं अपनी पूरी तवानाई मुज्तमा कर लेना चाहता था। रेस्टोरेंट में हल्का सा नाश्ता और गरम गरम चाय से मेरे हवास किसी कदर बहाल हो गए। बमला भी इस सफ़र में मेरे साथ ही जागती रही थी। उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद इसी रेस्टोरेंट में रुकने के बाद हम कार में आकर बैठ गए। एक पेट्रोल पंप से मैंने टैंकी फुल करवा ली। आगे न जाने किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता और पेट्रोल के चक्कर में मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। अब मैं पूरी तरह तैयार था और देशमुख को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। अल्मोड़ा में संपत ने मुझे जो बताया था वो मेरे जहन में महफूज था। लोगों से पूछते हुए हम उस जगह पहुंचे तो सुबह के 9 बज रहे थे। पहाड़ी के दामन में भी ये खूबसूरत बंगला था और उसके आसपास और भी बंगले और कॉटेज थे। देशमुख के बंगले का गेट बंद था। मैंने कार गेट के ऐन सामने रोकी थी। मैंने हर किस्म की एहतियात को बालाए ताक रख दिया था और मैं बराह रास्त हमलावर होना चाहता था। मैंने इंजन बंद कर दिया, बमला को कार ही में बैठे रहने का कहा और खुद नीचे उतरकर गेट के करीब पहुंचकर झुर्री से झांकने लगा। कंपाउंड खासा वसी था, लेकिन अंदर कोई गाड़ी वगैरह नजर नहीं आ रही थी। देशमुख हमसे तकरीबन 2 घंटे पहले अल्मोड़ा से रवाना हुआ था। उसे अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मैंने अपनी कार बंगले के पीछे कंपाउंड में खड़ी की थी। कंपाउंड खासा वसी था, लेकिन अंदर को गाड़ी वगैरह नजर नहीं आ रही थी। देशमुख हमसे तकरीबन 2 घंटे पहले अल्मोड़ा से चला था। उसे अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मैंने अपनी कार बंगले के पीछे कंपाउंड में खड़ी की थी। मैंने अल्मोड़ा से निकलने के बाद कोई और रास्ता इख्तियार किया था, इसलिए हो सकता है कि मैं देर से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं ज़रा पीछे हटकर इधर उधर देखने लगा। बिजली के तारों के अलावा टेलीफोन की तार भी नज़र आ रही थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि इस बंगले में टेलीफोन भी मौजूद है। मैंने बढ़कर गेट के सतून पर कॉल बेल का बटन दबा दिया और उंगली उस वक्त तक नहीं हटाई जब तक बरामदे वाला दरवाज़ा नहीं खुल गया। कोई मेन गेट की झुर्री से झांक रहा था। बरामदे वाले दरवाजे से बरामद होने वाला एक उधेड़ उम्र शख्स था और शक्ल से ही कट्टर हिंदू लगता था। धोती और खद्दर का कुर्ता, गंजा सर, माथे पर कशका और खोपड़ी पर पिछली तरफ चुटिया की तरह मुट्ठी भर बाल। कौन है भाया, आता हूँ, सब्र तो करो। वो ऊंची आवाज़ से बोलता हुआ बरामदे से निकलकर तेज कदम उठाता हुआ गेट की तरफ आ गया। उसने जैसे ही ज़ैली दरवाज़ा खोला, मैंने उसके जबड़े पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। वो चीख कर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा।
میں نے بڑی پھرتی سے اندر داخل ہو کر دھڑ سے دروازہ بند کر دیا اور اس سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھک کر اپنا خنجر نکال لیا۔ کون ہو تم مہاشے اور کیا بات ہے؟ وہ ہکلا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے تھے۔ اندر کون ہے اور دیشمکھ کہاں ہے؟ میں نے غراتے ہوئے خنجر کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی۔ کوئی نہیں مہاراج، اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ گگیایا۔ اندر چلو۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ بنگلے میں واقعی کوئی نہیں تھا اور نہ ہی ایسے کوئی آثار نظر آئے تھے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی آیا ہوگا۔ دیشمکھ کا یہاں اور کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں نے اس شخص کے سینے پر خنجر کی نوک رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مہاراج، وہ جب بھی آتے ہیں یہی آتے ہیں، لیکن آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ شخص خوفزدہ لہجے میں بولا۔ میں جواب دینے کی بجائے چند لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر میں نے اسے گھونسوڑ لاتوں پر رکھ لیا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں بھی اس کی دھنائی کر رہا تھا کہ بملا دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بدحواس ہو رہی تھی۔ وجدان بھاگو، وہ لوگ نکل گئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چیخی، کیا ہوا؟ وہ لوگ کہاں نکل گئے؟ یہ بنگلہ تو حال ہی پڑا ہے۔ میں نے کہا، وہ سامنے والی سڑک سے آئے تھے۔ بملا اپنی سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ بنگلے کے سامنے ہماری کار دیکھ کر انہوں نے اپنی گاڑی دور ہی روک لی۔ میں اپنی کار سے اتر کر باہر کھڑی تھی۔ دیشمکھ کے ساتھ وہ آدمی بھی تھا جسے تم نے المورا کے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ اسے میری طرف اشارہ کر کے چیخ کر کچھ کہا اور دیشمکھ نے گاڑی تیزی سے واپس گھما لی۔ جلدی چلو، وہ کہیں دور نکل جائیں گے۔ میں اس شخص کو ایک زوردار دھکے سے پیچھے گرا دیا اور بملا کے ساتھ باہر کی طرف دوڑا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر ڈیش بورڈ کے اوپر ڈال دیا اور انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ اس دوران بملا بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے ایک زوردار جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی اور اگلے موڑ پر اسے بملا کی بتائی ہوئی سمت میں موڑ دیا۔ المورا والے بنگلے میں میں نے سرخ رنگ کی کار دیکھی تھی اور دیشمکھ اسی کار پر وہاں سے فرار ہوا تھا۔ وہ ہم سے 2 گھنٹے پہلے المورا سے نکلے تھے اور تقریباً 3 گھنٹے بعد یہاں پہنچے تھے اور بنگلے کے سامنے ہماری کار دیکھ کر فرار ہو گیا تھا۔ میں جگہ جگہ گاڑی روک کر دیشمکھ کی سرخ کار کے بارے میں پوچھتا رہا اور بالآخر ہم شہر سے نکل کر کاٹھ گودام کی طرف جانے والی شاہراہ پر نکل آئے۔ کاٹھ گودام نیپال کی سرحد کی طرف ایک بڑا قصبہ تھا۔ وہاں سے ایک سڑک نیپال کی سرحد کی طرف اور ایک سڑک رامپور اور بریلی وغیرہ کی طرف چلی جاتی تھی۔ اس پختہ شاہراہ پر آتے ہی میں کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ اچھا ہی ہوا کہ نینی تال پہنچتے ہی میں نے کار کی ٹینکی فل کروا لی تھی اور اب مجھے پیٹرول کی بھی فکر نہیں تھی۔ اس شاہراہ پر تقریباً 20 میل کا فاصلہ طے ہو چکا تھا اور پھر مجھے دیشمکھ کی کار نظر آ ہی گئی۔ وہ سرخ رنگ کی کار ایک موڑ کاٹ کر پہاڑی کی دوسری طرف چلی گئی تھی۔ راستہ اگرچہ انتہائی خطرناک تھا، جگہ جگہ اندھے موڑ تھے، مگر میں ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ سرخ کار ایک بار پھر نظر آ گئی۔ فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا اور پھر یہ فاصلہ کچھ گز کے قریب رہ گیا اور اس وقت میں نے پران کو کار کی کھڑکی سے باہر جھکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے ہی لمحے اس کی نال شعلے اگلنے لگی۔ پہلی گولی میرے اور بملا کے درمیان ونڈ سکرین میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ بملا چیختی ہوئی نیچے جھک گئی۔ دوسری گولی نے بھی بملا کے سامنے ونڈ سکرین میں سوراخ کر دیا تھا۔ اگر بملا سیٹ پر نہ جھکتی تو یہ گولی ونڈ شیلڈ میں سوراخ کرنے کے بعد بملا کی پیشانی میں بھی سوراخ کر دیتی۔ سڑک کے ایک طرف عمودی چٹانیں تھی اور دوسری طرف ڈھلان تھی۔ یہ ڈھلان اگرچہ زیادہ خطرناک نہیں تھی لیکن نیچے دور پھیلی ہوئی وادی تک چلی گئی تھی۔ ایک اور گولی کار کے فرنٹ پر لگی۔ میں نے پرواہ کیے بغیر ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ کچھ اور بڑھا دیا۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور کار لہرا گئی۔ اس مرتبہ گولی اگلے ٹائر پر لگی تھی اور ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ کار بری طرح لہرا گئی تھی۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا اور سڑک کے درمیان سے ہٹ کر ڈھلان پر کار اترنے لگی۔ ڈھلان
45 या 50 के जाविये पर नशेब में मीलों दूर तक चली गई थी। ढलान पर आते ही कार की रफ्तार भी एकदम तेज हो गई थी। मैं एकदम ब्रेक लगाना चाहता था, लेकिन उससे कार के उलट जाने का अंदेशा था। बमला बुरी तरह चीख रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाते हुए कार को संभालने की कोशिश कर रहा था। और बिलाहिर तकरीबन 200 गज नीचे आकर मैं कार को झाड़ियों में रोकने में कामयाब हो गया। नीचे उतरो, जल्दी करो, मैं चीहा। बमला ने दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा दी। मैंने हैंड ब्रेक भी लगा दिए और कार का दरवाज़ा खोलकर आहिस्तगी से नीचे उतर आया। मेरा ख्याल था कि कार फिर ढलान पर लुढ़कने लगेगी, मगर उसके पहिए झाड़ियों में फंस गए थे। मैं इधर उधर देखने लगा। वो सुर्ख कार बहुत दूर चट्टानों के साथ सड़क पर जाती हुई नजर आ रही थी और फिर वो एक मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल हो गई थी। मैंने गहरा सांस लेकर बमला की तरफ देखा। उसका चेहरा खौफ से पीला हो रहा था। वो दौड़कर मुझसे लिपट गई और मैंने उसका कंधा थपथपाने लगा और फिर उससे अलग हटाकर सूरत-ए-हाल का जायजा लेने लगा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।